नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इस सीरीज के 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के वो दोनों लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम 2011 से लेकर 2022 तक के दौरान यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और बहुत विस्तार से हम डिस्कशन को चला रहे हैं, ताकि आपका परीक्षा से पहले रिवीजन भी होता चले। ऐसे में आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि एक ही टॉपिक से कई प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर पहले वो प्रश्न आ गया तो वहीं पर उससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिर उस टॉपिक से आगे प्रश्न आएगा तो हम केवल क्या करेंगे कि उसका उत्तर देकर के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आपको लगेगा कि व्याख्या बहुत विस्तारित नहीं हो रही है, रिवीजन नहीं हो रहा है। इसलिए एक क्रम से सभी लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए, ऐसा निवेदन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए, इतनी बातें हो गई, अब सीधे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें कि कुल 34 टेस्ट आपको दिए गए हैं। इसमें से 10 टेस्ट तो फुल टेस्ट है, जिस तरीके से वास्तविक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है 150 प्रश्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 10 फुल टेस्ट होंगे। और जो भी सब्जेक्ट जिनसे खूब भर भर के प्रश्न आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो बड़े हैं उनसे 2-2 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कुल 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा। तो एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब कि 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे और वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा जिसका टेस्ट है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, हम जानते हैं कि इस समय सबसे अधिक वेटेज करंट अफेयर्स का ही है। तो फुल टेस्ट में 30-35 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे ही। इसके अतिरिक्त एग्जाम से थोड़ा ही पहले, ताकि वो अपडेटेड रहे, 5 टेस्ट करंट अफेयर्स के भी आपको दिए जाएंगे। और जो हमारा सेकेंड पेपर है सी सेट, ठीक है, तो 5 टेस्ट सी सेट के भी होंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो 9506742546 पर यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। सारी जानकारी आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, टेस्ट की बात हो गई, अब हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्नों पर हम सीधे आते हैं। तो अभी तक 2 लेक्चर्स के माध्यम से हमने 2011 से लेकर 2015 तक के प्रश्नों को देख लिया। 2015 में 2 एग्जाम हुआ, एक कैंसिल हो गया तो री एग्जाम हुआ, ठीक है। तो अब हम 2016 के प्रश्नों से अपना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न 78, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ए 1820 से 27, बी 1819 से 26, 1822 से 29 और 1818 से 1825। तो सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 के दौरान मद्रास के गवर्नर रहे। सर टॉमस मुनरो को हम भारत में उनके रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए याद करते हैं। तो भू राजस्व की जो 3 प्रचलित प्रणालियां भारत में चल रही थी, पहला चिरोस्थायी बंदोबस्तों यानी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा महालवाड़ी और तीसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो भारत के सबसे बड़े भूभाग पर संचालित होती थी, यानी ब्रिटिश भारत के कुल 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। और उस रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं और ये 1820 से लेकर 27 तक सर टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहा। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। चलिए
अब दूसरा प्रश्न आ गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 में तो युद्ध है और सूची 2 में उन युद्धों का क्या परिणाम हुआ यह बताया गया है। अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हम जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला-चेपल की संधि से हुई, यानी हमें पता है ए का 4, और ए का 4 हम ऑप्शन में देखें तो देखिए हमें केवल सी में दिख रहा है। तो केवल एक तथ्य की जानकारी होने के बाद भी हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अब जो प्रश्न बन रहे हैं, चूंकि ये 2016 का प्रश्न है, अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो थोड़े टफ हैं, लेकिन कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कि ऑप्शंस तो बहुत कठिन कठिन दिखेगा, लेकिन आप इसे कर लेंगे। वैसे इसमें ऑप्शन भी सब आसान ही है। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद क्या हुई? पेरिस की संधि, यानी बी का 1, तो बी का 1 है सी में। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ? तो अनिर्णायक युद्ध था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो सी का 3 होगा। तो सी का 3 भी हमें सी में दिख रहा है। और प्रथम मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को उनके घुटनों पर बैठा दिया, अंग्रेजों को बुरी तरह से हराने का काम किया। तो प्रथम मैसूर युद्ध में हुआ क्या? ब्रिटिशों की हार, यानी डी का 2। तो ये डी का 2 भी है, यानी 79 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है, राज्य हड़प सिद्धांत की बात हो रही है। ए झांसी, बी सतारा, सी करौली और डी संबलपुर। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ सतारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो शिकार बना लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का वो था सतारा। अब लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को हम समझ लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने हजारों वर्षों से जो भारतीय परंपरा चली आ रही थी उसमें सीधा हस्तक्षेप किया। तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप तो था ही, लेकिन ये धार्मिक हस्तक्षेप भी था। और इसमें क्या कहा गया? तो लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बना करके ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी शासक हैं, अगर उनका स्वयं का पुत्र या पुत्री नहीं होती है, यानी वो निसंतान अगर मरते हैं, तो उनका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कविता कि लावारिस का वारिस बन के ब्रिटिश राज झांसी आया। तो जो लावारिस होगा, जिसका कोई वारिस नहीं होगा, उसका वारिस कौन होगा? तो उसका वारिस ब्रिटिश राज होगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने बताया। तो जो गोद लेने की परंपरा थी हजारों वर्षों से भारतीय समाज में, और गोद लिए हुए बच्चे को उतना ही अधिकार प्राप्त होता था जितना कि अधिकार स्वयं के पुत्र या पुत्री का होता था। तो दत्तक पुत्र के वही राइट्स होते थे जो स्वयं के पुत्र के होते थे। इसने कहा कि दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, अब समाप्त हुआ। आपका स्वयं का पुत्र है तो वो राजा बनेगा, अगर आपका स्वयं का पुत्र नहीं है तो किसी और के पुत्र, भाई के पुत्र, रिश्तेदार के पुत्रों को लेकर के आप अपना पुत्र घोषित करके नहीं कर पाएंगे, आपका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी 3 कंडीशंस बताई गई थी। ठीक है, क्या कंडीशन थी? तो वे राज्य जो किसी के नियंत्रण में ना रहे हो गोद ले सकते हैं, यानी मुगलों के नियंत्रण में ना रहे हो, मराठों के नियंत्रण में ना रहे हो, तो इस तरह के राज्य की स्थिति थी ही नहीं। दूसरा, वे राज्य जो मुगलों या मराठों के अधीन थे किंतु अब अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए थे, तो अंग्रेजों की अनुमति उसके लिए आवश्यक होगी कि अगर अंग्रेज चाहेंगे तो गोद ले सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो वो गोद नहीं ले सकते हैं। अभी जो पहली बात जो पहले मैंने आपको बताया वो मोटे तौर पे बात बताया, अब उसमें भी 3 कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ज्यादातर भारतीय राज्य कैसे थे? जो अंग्रेजों की, मुगलों या मराठों के अधीन रह चुके थे और अब अंग्रेजों के अधीन थे। तीसरा, जिनके लिए एकदम स्पष्ट रूप से मना था, वे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों ने किया वो गोद नहीं ले सकते। तो इसका सबसे पहला शिकार बना कौन? तो इसका सबसे पहला शिकार बना सतारा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का के वंशज का शासन था
ये सबसे पहला शिकार बना। फिर जैदपुर और संबलपुर, फिर बगाड़ 1850 में, फिर उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में, फिर नागपुर 1854 में। नागपुर तो बहुत बड़ा राज्य था। और ये अवध, तो अवध इसमें नहीं था, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत में अवध नहीं था, इसीलिए इसको अलग कलर से लिखा गया। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके किया था कि यहां कुप्रशासन है, प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके काम आएगा। हम आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ए सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा और डी विधवा पुनर्विवाह। तो पश्चिमी भारत के डीके कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे और जिनका वास्तविक नाम था धोडो केशव कर्वे, इन्हें स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में की और विधवा आश्रम की भी स्थापना की। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा दोनों के लिए कार्य किया। तो सी और डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन भारत में चला, एक आंदोलन था जो कि तुर्की में स्थित ऑटोमन साम्राज्य के रक्षा के लिए चलाया गया था, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के शासक को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे और खलीफा का अर्थ था कि पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई या पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। तो ऐसे में खिलाफत की रक्षा हो, खलीफा की रक्षा हो, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में और अंग्रेजों ने पूरी तरह से ऑटोमन साम्राज्य को धूल चटा दी और अब ऑटोमन साम्राज्य को टुकड़ों में तोड़ने जा रहे थे। तो ऐसे में भारत में आंदोलन चला कि खिलाफत की रक्षा हो, खलीफा की रक्षा हो, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा हो। और इसे चलाया दो बंधुओं ने, जिन्हें हम जानते हैं अली बंधु के नाम से, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इनका समर्थन किया महात्मा गांधी ने और भारत में खिलाफत असहयोग आंदोलन के नाम से आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा उत्तर है। अगला, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन 1900 ईस्वी, 1888, 1885, 1866। तो देवबंद आंदोलन यूपी में 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। डी हमारा उत्तर है। आइए थोड़ा देवबंद आंदोलन के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किया मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में। क्या था ये आंदोलन? तो ये एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतया विपरीत था, जो अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करता था, और अलीगढ़ आंदोलन समर्थन करता था सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो पार्टी 1923 में गठित की उसका क्या नाम था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। पूरा नाम था स्वराज पार्टी। 1923 में यह स्थापित हुई। ठीक है, तो देखिए, असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया तो महात्मा गांधी के कारण असहयोग आंदोलन में ढेर सारी भिन्न भिन्न विचारधाराएं एक ही छतरी के नीचे आ गए। सबको लग रहा था
कि अब महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, भारत को आजादी मिल जाएगी, तो सभी तरह की विचारधाराएं एक ही छतरी के नीचे आ गई और असहयोग आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर वो चलने लगे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने पीछे खींचा, उसको वापस लिया, वैसे ही ये छतरी हट गई और फिर पता चला कि असहयोग आंदोलन में कितनी भिन्न भिन्न आवाजें थी, कितने भिन्न भिन्न स्वर थे। तो ऐसे में हम अगर कांग्रेस के अंदर देखें तो हमें दो लोग दिखे। एक तो यथास्थितिवादी जिन्हें कहा गया नो चेंजर, ठीक है। दूसरे दिखे परिवर्तनवादी जिन्हें कहा गया प्रो चेंजर। तो ये तो कांग्रेस में ही दिखे। कांग्रेस के बाहर तो राजनीतिक क्रांतिकारी जैसे समाजवादी, साम्यवादी, मजदूर संगठन और आक्रामक क्रांतिकारी, फिर जिन्होंने एचआरए बनाया वो आक्रामक क्रांतिकारी, हिंसक क्रांतिकारी, जिन्होंने कहा कि क्रांति का जो मार्ग है यही सर्वोत्तम मार्ग है, तो क्रांति करना है तो अभी करो। तो हम मुख्य रूप से कांग्रेस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में हमें दो विचारधाराएं दिखी, एक नो चेंजर की और एक प्रो चेंजर की। तो नो चेंजर के प्रमुख नेता कौन थे? तो सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे और एम.ए. अंसारी थे। प्रो चेंजर के नेता देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। क्या डिफरेंस था? तो नो चेंजर ये कह रहे थे कि हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें भाग नहीं लेना चाहिए और हमें रचनात्मक कार्यों को करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए गांधी जी द्वारा जो अगला बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा उसके लिए। तो क्या रचनात्मक कार्य थे? तो हमें खादी को बढ़ावा देना चाहिए, अस्पृश्यता निवारण करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना चाहिए, शराब का विरोध करना चाहिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए, स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए और लोगों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करना चाहिए। और हमें विधान परिषदों का बहिष्कार करना चाहिए, हमें चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रो चेंजर थे उनका कहना था कि हमें यह सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें विधान परिषदों के चुनावों में भाग लेना चाहिए और विधान परिषदों को संघर्ष का स्थल बनाना चाहिए। तो हम विधान परिषदों में घुस के संघर्ष करें, राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत करें। तो ये दो विचारधाराएं दिखी। एक ने कहा कि विधान परिषदों का बहिष्कार करो और रचनात्मक काम करो, दूसरे ने कहा कि नहीं, जो भी करना है करो लेकिन विधान परिषदों का बहिष्कार न करो। तो अंततः यह निर्णय हुआ कि कांग्रेस के अंदर होते ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हो जाए 1923 में। तो यह कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में, इसलिए कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगी। तो एक नया दल बनाया गया जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक, हम स्वराज पार्टी कहते हैं, पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो परिवर्तनवादी मुख्य नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा? हमें विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए। और यथास्थितिवादियों ने क्या कहा, या इन्हें परिवर्तन विरोधी भी कहा गया, नो चेंजर। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें विधान परिषदों में भाग नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस स्वराज पार्टी बनी। ठीक है, यहां पर पूरा टाइमलाइन दिया गया है कैसे कैसे हुआ। तो फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। कांग्रेस में भ्रम की स्थिति। कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष हुए सी.आर. दास, महामंत्री हुए एम.एल. नेहरू। कांग्रेस की राय परिवर्तन विरोधी तथा परिवर्तनवादी में विभाजित हो गई। दो समूह दिखे। कांग्रेस से सी.आर. दास तथा एम.एल. नेहरू ने इस्तीफा दे दिया। मार्च 1923 कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वराज पार्टी का गठन। अध्यक्ष सी.आर. दास थे, महामंत्री एम.एल. नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए। स्वराज पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 101 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। स्वराजियों ने विधान परिषदों में सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर किया। बहुत सारे जो बिल्स थे उस पर इन्होंने अपना प्रतिवाद किया। विधान परिषदों में बहुत अच्छा स्वराजियों ने काम किया। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय आदि
जो छोटे छोटे समूह थे या जो निर्दल थे उन सबका सहयोग लेकर स्वराज्यों ने काम किया। इनकी बड़ी उपलब्धि मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भाई को केंद्रीय विधान परिषद के का अध्यक्ष इन्होंने बनाया, ठीक है। और फिर किस तरीके से जो है स्वराज पार्टी का अंत हुआ ये भी यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। इससे पहले शंकर नारायण से जुड़ा प्रश्न था, अब किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो निश्चित रूप से जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया, और उन्होंने क्या बोला वो भी पढ़ करके मैंने आपको सुनाया है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ए लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदा के सेवक। तो खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती पहनते थे, रेड शर्ट्स पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट्स भी कहा गया। तो लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट, ये 86 का हमारा उत्तर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2016 के प्रश्नों को हमने देख लिया, अब हम 2017 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ युद्ध है, तो निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध 1784, बिल्कुल। लॉर्ड हेस्टिंग आंग नेपाल युद्ध 1814-16। लॉर्ड बेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध असल में गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के बीच हुआ उसमें था, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वारेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। तो ये बात कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ये कहने का काम टीबी मैकाले ने किया, यानी थॉमस बिलिंगटन मैकाले ने कहा। लेकिन यहां पर ऑप्शन में दिया है जीबी मैकाले, ठीक है। तो टीबी मैकाले ने यह बात कहा, जीबी मैकाले ने नहीं कहा। निश्चित रूप से ये गलती से एग्जाम में इस तरह का गलती हुआ, मतलब इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अगर टीबी मैकाले हम कहें, थॉमस बिलिंगटन मैकाले कहें, तो यह बी हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम, चीनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी, यही हमारा उत्तर है डी, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विद्रोह, दूसरे तरफ है वर्ष, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा। तो पाबना विद्रोह 1873-76, दक्कन किसान विद्रोह 1874-75, सन्यासी विद्रोह 1863, 1763 से 1800, ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और कोल विद्रोह 1831 से 1832। तो कोल विद्रोह 1831 से 32, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, दोनों ही सुमेलित नहीं है। तो सी भी सुमेलित नहीं है और डी भी सुमेलित नहीं है। तो ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे 90 का उत्तर सी और डी। चलिए तो एक एक करके समझ लें। कोल विद्रोह 1831-32 की बात करें, ठीक है। तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत तथा गंगा नारायण। इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र था छोटा नागपुर। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने भीषण विद्रोह किया जिसमें बुद्धो भगत समेत हजारों कोल मारे गए।
1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व आ गया गंगा नारायण के हाथ में। कोल विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अब इसके बाद पाबना विद्रोह 1873 से 76, तो ये बंगाल के पाबना जिले में हुआ। ये विद्रोह जमींदारों की शोषणकारी नीतियों और लगान की बढ़ी हुई दर के विरुद्ध हुआ। तो 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में किसान संघ का गठन किया गया। ये आंदोलन मूलतः एक अहिंसक आंदोलन था जिसका जोर कानूनी तरीके से अपनी मांगे मनवाने का था, तो ये तीर धनुष वाला नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त आदि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलनकारियों का भरपूर समर्थन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों के मांगों का समर्थन किया। ठीक है, तो ये है पाबना विद्रोह। अब दक्कन विद्रोह 1874 से 75, ठीक है, इसे देख लें। तो ये महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था रैयतबाड़ी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर आरोपित अत्यधिक लगान की दर तथा मारवाड़ी व गुजराती साहूकारों द्वारा किसानों को अत्यधिक ऊंची ब्याज दर पर ऋण देना, जिसको न चुकाने की अवस्था में भूमि और अन्य संपत्ति पर महाजनों सूदखोरों का अधिकार हो जाना। महाजनों सूदखोरों से त्रस्त किसानों ने 1874 में इनका सामाजिक बहिष्कार करना प्रारंभ किया। 1875 ईस्वी तक स्थिति विस्फोटक हो गई। अब किसानों ने महाजनों सूदखोरों के घरों और दुकानों पर हमला करके इकरारनामे और अदालत के आदेश जलाने प्रारंभ किए, जो समझौता हुआ था। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया। जस्टिस राणा डे की पुणे सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों का समर्थन किया था। ठीक है, ये इसी तरह से है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं, इसको जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजनारायण बसु। तो 1826 का जूरी अधिनियम क्या था, पहले तो उसको समझ लीजिए। 1826 का जूरी अधिनियम न्याय में धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला अधिनियम था। ये प्रावधान करता था कि एक यूरोपीय ईसाई और भारतीय ईसाई किसी भी हिंदू या मुसलमान के मुकदमे को देख सकता है, यानी उस मुकदमे में वो जज हो सकता है, नियुक्त न्यायाधीश हो सकता है, वो निर्णय दे सकता है। लेकिन ये अधिनियम ये कह रहा था कि कोई भी यूरोपीय या कोई भी भारतीय ईसाई का अगर मामला है तो उसे कोई भी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश नहीं सुन सकता है और निर्णय नहीं दे सकता है। तो यूरोपीय और भारतीय ईसाई तो चाहें तो हिंदू मुस्लिम के मामले में जज बने, लेकिन कोई हिंदू या मुस्लिम किसी ईसाई, भारतीय या यूरोपीय के मुकदमे को नहीं सुन सकता। इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, तो उत्तर है हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? 1939, 1940, 1941, 1942। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 जगह समानांतर सरकारें स्थापित हुई। ठीक है, तो हमारा उत्तर है 1942। अब आइए उन तीनों सरकारों को देख लें। ठीक है, तो इसका पहला चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन का चार्ट है, उसके आगे का ये है। ठीक है, तो समानांतर सरकारें स्थापित हुई कुल कितने जगहों पर? तो 3 जगहों पर। तो एक सरकार तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, बलिया में, किसके नेतृत्व में? चीतू पांडे के नेतृत्व में। कब? अगस्त 1942 में। दूसरी सरकार स्थापित हुई मिदनापुर, जिसे तामलुक भी कहते हैं, और ये बंगाल में स्थापित हुई। सरकार का क्या नाम था? तो जातीय सरकार इसका नाम था। कब से कब तक यह सरकार संचालित हुई? तो दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक। उसके बाद सतारा महाराष्ट्र में एक सरकार गठित हुई जिसे प्रति सरकार भी कहा गया। ठीक है, प्रति सरकार कब गठित हुई? तो 1943 के मध्य से 1945 तक ये सरकार रही। वाईबी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार गठित हुई थी। और इन तीनों समानांतर सरकारों में सबसे अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी प्रति सरकार। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.सी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की? आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा हमारा उत्तर है। 1929 से 1933 के दौरान ये मुकदमा चलाया गया था, जो काफी प्रसिद्ध रहा। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ए एम ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय आदि ने मदद किया, तो हमारा उत्तर है ए। ठीक है, केंद्रीय विधान सभा में स्वराज दल का समर्थन एम ए जिन्ना ने किया। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902, 1903, 1904, 1905। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल 1905 में स्थापित किया। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी कभी भी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य नहीं बने। ठीक है, तो ये एक तथ्य है। चलिए, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो देश सेवा के लिए स्वयंसेवक तैयार करना तथा संवैधानिक पद्धति से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहित करना। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इसकी सदस्यता नहीं ली, जबकि ये उनके गुरु का संगठन था। तो 2017 के भी प्रश्नों को हमने देख लिया। अब 2018 का प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान है, नेतृत्व करता है। अब बहुत सारे स्थान जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं, वहां कौन नेतृत्व करता रहा, किसने दमन किया, इस सब का हमने चार्ट बनाया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हम देखें तो गंजाम और ये कश्मीर तो समझ ही नहीं आ रहा है। कश्मीर के शासक गुलाब सिंह थे, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अब गंजाम, राधाकृष्ण दंड सेना, ये नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसे में मैं बताता बार बार आपको ये हूं कि कोई भी प्रश्न पढ़िए, संबलपुर सुरेंद्र शाही तो सब लोग जानते हैं, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। तो ऐसे प्रश्न जब पढ़िए तो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके पढ़िए, घबराइए मत तुरंत। ठीक है, कि अरे ये गंजाम, राधाकृष्ण दंड सेना, ये तो हमको आएगा ही नहीं। तो आराम से प्रश्न को देखिए, उसमें कुछ ना कुछ क्लू होगा। जितना कठिन प्रश्न होगा उसका आपको देख सकते हैं तो कोई एक ट्रिक होगी और वो बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ क्या है? संबलपुर सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, ठीक है, ये हम जानते हैं। गंजाम ये हम नहीं जानते हैं, कश्मीर भी हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब लखनऊ और लिकायत अली ये नाम आया। तो लखनऊ में हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति का बागडोर अवध में किसने पकड़ा? बेगम हजरत महल ने। और मौलवी लिकायत अली को भी हम जानते हैं कि इन्होंने इलाहाबाद में नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। तो ऐसे में डी का लिकायत अली नहीं होगा, और ये पूछ रहा है प्रश्न में कि सुमेलित नहीं है, तो बस सीधे से डी हमारा उत्तर है। बिल्कुल आसानी से हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर केंद्र विद्रोह तिथि क्रांतिकारी उन्मूलन करता है, ये चार्ट है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। संथाल 1855-56, कोल 1831-32, खासी 1829 और अहोम 1815। ठीक है, तो ये अहोम 1815 सही सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह 1828 से लेके 1833 के बीच हुआ। तो 1828 से लेकर के 1833 तक अहोम विद्रोह। तो डी हमारा उत्तर है। आइए देख लें अहोम विद्रोह को। तो 1828 से 1833, तो बर्मा युद्ध 1824 के बाद अंग्रेजों का अधिकार उत्तरी असम पर हो गया, जिसका अहोमों द्वारा विरोध किया गया। 1828 में अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो असफल रहा, जिसके बाद गोमधर कुंवर को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1830 ईस्वी में अहोमों ने कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई, किंतु विद्रोह के पूर्व ही अंग्रेजों द्वारा 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश
महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया गया, जिसके बाद अहोम विद्रोह समाप्त हो गया। इसी तरह से ये खासी विद्रोह है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा। और संथाल विद्रोह, ठीक है, 1855-56 प्रसिद्ध विद्रोह है। सिद्धू व कानू इसके नेतृत्व करता रहे, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र, सार्जेंट योजना। अब ये सारा ब्रिटिश भारत में शिक्षा से जुड़े हुए है, कमीशन या फिर घोषणा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र आया 1854, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। वुड्स के घोषणा पत्र के बारे में लगभग सबको याद होगा। तो 1854 में आया। हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई, ठीक है। एक हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी बना था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हंटर कमीशन, ये भी शिक्षा से जुड़ा। इसके बाद सेडलर आयोग, ये 1917 में बना और सार्जेंट योजना आई 1944 में, ठीक है। तो सार्जेंट योजना 1944 में आई। तो ऐसे में 3 सबसे पहले होगा। तो देखें हम 3 किस्में, तो बी में भी है और डी में भी है। 3 के बाद क्या आएगा? तो 3 के बाद आएगा 1। तो 3 के बाद 1 कहाँ है? 3 के बाद 1 केवल डी में है। 1 के बाद क्या आएगा? तो 1 के बाद 2 आएगा, सेडलर आयोग 1917, 2, और फिर अंत में सार्जेंट योजना, ठीक है। तो यह डी हमारा उत्तर है। 98 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो कथन ए, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ए क्या कह रहा? 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति दी थी उसको वापस ले लिया था और फिर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया था, जिसमें कि खूब कत्लेआम हुआ नोआखली में, कलकत्ता में। और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो पहली अंतरिम सरकार, 2 बार अंतरिम सरकार गठित करनी पड़ी मुस्लिम लीग की वजह से। पहली अंतरिम सरकार बिना मुस्लिम लीग के सहयोग के गठित हुई अगस्त 1946 में नेहरू जी की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हमें किसी सरकार में नहीं घुसना है, हमें तो सीधे सीधे पाकिस्तान चाहिए, हम किसी सरकार में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद मुस्लिम लीग को यह समझ में आ गया कि सरकार के बाहर रहने का निर्णय हमारा सही नहीं हुआ और उसे लग रहा था कि वायसराय पे दबाव पड़ेगा। लेकिन वायसराय ने नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। उपाध्यक्ष थे नेहरू जी, निश्चित रूप से वायसराय ही उसके अध्यक्ष थे। तो अब मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हमको भी भाग लेना है, हम भी आएंगे। तो अक्टूबर में फिर से अंतरिम सरकार में फेरबदल किया गया और मुस्लिम लीग के मंत्रियों को शामिल किया गया। और मुस्लिम लीग के मंत्री सरकार चलाने की योजना से नहीं आए थे, बल्कि सरकार के कामों में दखलंदाजी करने के लिए आए थे, ठीक है। तो 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ली। पहले दिया, फिर वापस ले लिया। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो 99 का हमारा उत्तर है बी। चलिए, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अब ये प्रश्न देखिए, अगर आप एक क्रम से देखते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अभिनव भारत से ये तीसरा प्रश्न है। अभिनव भारत से ये तीसरा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में। पहले ये मित्र मेला था, 1899 में बना, फिर 1904 में ये अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, ठीक है। चलिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेंसडाउन। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय लॉर्ड डफरिन ही
भारत का गवर्नर जनरल था और इसी ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कह करके कांग्रेस का मजाक उड़ाने का काम किया था। तो 2018 के भी प्रश्न समाप्त हुए। अब 2019 का प्रश्न आपके सामने आ गया। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 में संधि है और सूची 2 में वो संधि कब हस्ताक्षरित की गई। ठीक है, तो ए इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। यहां 2 संधियां हुई, एक तो क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के बाद यह हुआ, और दूसरी संधि 1765 में ही क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हस्ताक्षरित हुई। यह 1765 में हुई और इसी संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मंगलौर की संधि हुई 1784 में, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। सालाबाई की संधि हुई 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। और मद्रास की संधि हुई 1769 में, जब हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित कर दिया प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में। तो ऐसे में ए का 4 अगर हमको पता है तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है? तो उत्तर नहीं मिल रहा है। हाँ, मान लीजिए एक तथ्य से हमें यह आराम हो जा रहा है कि बी और डी उत्तर नहीं होगा, ए या सी में से कोई उत्तर होना चाहिए। मंगलौर की संधि 2 का 2, तो यानी बी का 2, तो बी का 2 हमें कहां दिखने को मिल रहा है? ए में दिखने को मिल रहा है और सी में भी देखने को मिल रहा है, तो अभी भी काम नहीं बना। सालाबाई की संधि यानी सी का 1, तो सी का 1 हमें केवल देखने को मिल रहा है सी में, और मद्रास की संधि डी का 3 वो भी सी में दिख रहा है। तो 102 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आंदोलन और सूची 2 में है वर्ष। वो आंदोलन किस वर्ष हुआ? पाबना 1855-56, एका 1873-85, संथाल 1922, ताना भगत 1914। अब देखिए, इसमें हमें सबसे प्रसिद्ध संथाल विद्रोह के बारे में पता है। ऐसे मान लेते हैं कि सभी को पता होगा, ठीक है। ताना भगत नहीं पता है, एका नहीं पता है, पाबना नहीं पता है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमें उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ, यानी सी का 1। और सी का 1 हमें देखिए केवल बी में दिख रहा है। सी का 1 हमें केवल बी में दिख रहा है, यानी हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया, ठीक है। तो सी का 1, डी का 4 ताना भगत 1914, ए का यानी बी का 3 देखिए, और पाबना 1873-85 इसमें दिया गया, ठीक है। ए का 2, बी हमारा उत्तर है। तो केवल एक तथ्य हमें पता था और उस तथ्य के बल पर हमने उत्तर निकाल लिया है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो एका आंदोलन की बात कर लें। ज्यादातर की तो बात हम पहले कर चुके हैं। तो अवध का किसान आंदोलन 1901 के अंत और 1922 के प्रारंभ में हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चला। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे, तो पिछड़ी जाति के नेता थे, इसीलिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक लगान, गैर कानूनी रूप से खेत छीनना आदि था। इस आंदोलन में छोटे जमींदारों ने भी भाग लिया, जो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। अगला, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1870, बी 1872, सी 1874 और डी 1876। तो निश्चित रूप से नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, सिविल मैरिज एक्ट भी इसे कहा गया, 1872 में। और इसमें क्या किया गया? तो इसमें 18 वर्ष लड़के की आयु तय की गई और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई, ठीक है। तो कुल ब्रिटिश भारत में 3 हमें दिखते हैं, सिविल मैरिज एक्ट यानी नेटिव मैरिज एक्ट 1872, सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 और फाइनली बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा अधिनियम 1929, ठीक है। चलिए,
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ठीक है, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का अस्वीकार कर दिया था। अध्यक्षता और वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित देता था। तो ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इन्हें हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 6 अप्रैल 1930 को। दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बना दिया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। फिर जब गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो गया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, तो कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा हो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा हो। इसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ कि भाई कांग्रेस भाग ले। कब हुआ? तो मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। उसके बाद अगस्त 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात कर दी, दलितों के लिए भी। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड आ गया। उसके बाद कम्युनल अवार्ड को लेकर के गांधी जी अनशन पे चले गए। तो पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को। और क्रिप्स मिशन फाइनली हम जानते हैं आया 1942 में, मार्च 1942 में। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 सबसे पहले हुआ। तो 4 हमें सी में भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है। 4 के बाद क्या हुआ? तो 2 हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो 4 के बाद 2 सी में भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। तो पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में हुआ। तो 1 और फिर 3 यानी क्रिप्स मिशन सबसे अंत में। तो यही सी हमारा उत्तर है। तो 106 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो निश्चित रूप से लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का प्रयास किया और बंगाल का विभाजन करके एक पूर्वी बंगाल और आसाम और एक पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र बनाने का काम किया। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो बी हमारा उत्तर है। ठीक है, 107 का उत्तर बी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास और डी BP मेनन। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाने का काम सी राजगोपालाचारी ने किया। इन्हीं के नाम से इसे CR फार्मूला कहा गया। ठीक है, बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घटना है और वर्ष है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1933। असल में यही सुमेलित नहीं है। सांप्रदायिक निर्णय हुआ 1932 में। तो सांप्रदायिक निर्णय
1932 में हुआ। ठीक है, चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के नाम पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन यहां पर अंग्रेजों ने सबसे अधिक महत्व किस व्यवस्था को दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन को। ठीक है, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, भारत में किस तरह शासन चलेगा, इससे ज्यादा महत्व इस बात का दिया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो फूट डालो और राज करो की नीति का यहां भी देखने को मिला। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया और इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जिसे हम जानते हैं सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक पंचांग। ठीक है, इस कम्युनल एडवार्ड के तहत दलितों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, उन्हें भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में बंद थे, तो गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से बहस मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, जैसे अभी होता है। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी पूना यरवदा जेल में आमरण अनशन पर चले गए। ठीक है, शीघ्र ही मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। उस पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, उनकी तरफ से अन्य लोगों ने किया था और 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे मान्यता मिली। ठीक है, ये पूरा घटनाक्रम है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और कुछ इस तरह का फैक्ट होता तो ये आसान प्रश्न हो जाता, लेकिन फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, अब ये इन जनरल इसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे ये प्रश्न मुश्किल हो गया। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 5 नवंबर 1915 को, ये पहला घटनाक्रम रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ये दूसरा हुआ। साइमन आयोग की नियुक्ति हुई नवंबर 1927 में और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाने का काम किया। तो फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के बड़े नेता, और जब नरमपंथी और गर्मपंथियों के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ तो बाद के वर्षों तक, माने 1907 के पश्चात कुछ समय तक कांग्रेस को मेहता कांग्रेस कह करके ही बुलाया गया था। ठीक है, तो ऐसे में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु सबसे पहले होगा, यानी 4 सबसे पहले होगा, तो ए में भी और डी में भी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 4 के बाद 2 होगा, तो 4 के बाद 2 हमें ए में दिख रहा है। ठीक है, और 2 के बाद 1 होगा साइमन आयोग की नियुक्ति और सबसे अंत में होगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, यानी 3। तो 110 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में, जयपुर, आगरा फोर्ट में। तो आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला पर, जिसे हम रेड फोर्ट ट्रायल कहते हैं। लाल किला मुकदमा विस्तार से हमने अभी समझा है। ठीक है, पीछे पूरा लाल किले मुकदमे को। ठीक है, चलिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध करने वाले थे महात्मा गांधी। 112 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2016 से लेकर के 2019 तक के प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री के तहत। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें और अधिक शक्ति मिलती है कि हम और अधिक शक्ति के साथ आप लोगों के लिए
इस तरह के लेक्चर्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।